जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। सेटलमेंट ज्योग्राफी की ये हमारी अगली सीरीज है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों सघन अधिवास या बस्तियों के बारे में। देखो, कल वाली क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी, जो सघन अधिवास होते हैं इनको प्यारे साथियों सेकेंद्रित पुंजित नाभिकीय या एकत्रित अधिवास भी बोलते हैं। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आजकल क्लासेज इस तरीके से क्यों चल रही हैं, लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही। आ रहा होगा ना आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कि आजकल लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही, क्लासेज ना ही प्राइम पर चल रही, डायरेक्ट रिकॉर्डेड क्लास मिल रही हैं। ये आ रहा होगा आप सभी के दिमाग में। और ये इसमें आप कहीं ना कहीं ऐसे भी सोचते होंगे कि यार ये मेरी एक लापरवाही है, मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ आपको, लाइव नहीं ले रहा क्लास। देखो प्यारे साथियों, इसमें केवल और केवल मैं आपके फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही 1 घंटे की अब रिकॉर्ड होगी, वही 1 घंटे की लाइव चलेगी। जबकि यहाँ पर मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम और लगेगा कि मेरे को क्लास रिकॉर्ड करना होगा, फिर उसको एडिट करना होगा थोड़ा सा। क्योंकि जब हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसको हमें थोड़ा सा कम करना होता है, ठीक है। फिर उसको अपलोड करना होता है, फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है। तो ओवरऑल यदि मैं क्लास लाइव लेता हूं तो उसमें मेरा थोड़ा कम समय लगता है, और यदि मैं क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं तो उसमें मेरा ज़्यादा समय लगता है। अब इसमें आपका फ़ायदा क्या है। देखो, यदि मैं लाइव क्लास लेता हूं तो 1 घंटे की लाइव क्लास को आपको 1 घंटे ही देखना पड़ेगा। यदि 1 घंटे की लाइव क्लास हो रही है तो उसको आपको 1 घंटे में ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप 1 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं कर सकते। यदि क्लास रिकॉर्डेड मिलती है तो आप उसको, मैं ऑलवेज बोलता हूं कि अब आपके पास एक नॉर्मल स्पीड में क्लास देखने का इतना टाइम नहीं है। अब आप स्पीड बढ़ाकर क्लास को देखो। नॉर्मली हम 1.75 या 1.50 की स्पीड पर जो आवाज़ आती है उसको हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब आप हर एक क्लास को 1.50 की स्पीड से देखो, जिसमें आपकी जो 1 घंटे की क्लास वो लगभग 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो डायरेक्टली आप मेरे से पूछो, फ़ोन करके पूछो, मैसेज करके पूछो। जो कैंडिडेट बैच में जुड़े हुए हैं उनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्टली कभी पूछो प्यारे साथियों, यदि आप पढ़ रहे हो तो ये है ओवरऑल कहानी प्यारे साथियों। तो ये केवल और केवल मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 1 घंटे मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, 1 घंटे मैं वहाँ भी बोल लूँगा। वहाँ पर तो तुलनात्मक रूप से मैं थोड़ा कम और बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी हम वैसे आपस में बातों में भी लग जाते हैं, 1-2 मिनट ऐसे लग जाते हैं। बीच बीच में मैं ये भी पूछ लेता हूँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपका फीडबैक का इंतज़ार करने लग जाता हूँ, 1-2 मिनट उसमें निकल जाते हैं। यहाँ पर तो मेरे को प्रॉपर वे में केवल और केवल बोलने का ही काम करना होता है, आपको समझाने का ही काम होता है। तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी न तो रेस्ट करने का मौका मिलता, और इसके अलावा प्यारे साथियों 1 घंटा यहाँ देना होता है, 1 घंटा लाइव में दूंगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा फायदा है कि आप टाइम बचा लोगे। समझ में नहीं आ रहा कुछ, आप मैसेज करके पूछो, मैं आपको 100% ऑलवेज जवाब दूंगा। तो मैं ये जो रिकॉर्ड क्लास ना तो प्राइम पर लगाऊंगा, केवल और केवल क्लास अब आपको रिकॉर्डेड रूप में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी क्लास रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं है प्यारे साथियों। रेगुलर नई लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप कहोगे तो मैं टाइम बोल दूंगा। प्यारे साथियों, आज 11 मई 2023 हो चुकी है। 11 मई 2023 हो चुकी है। 10 मई से फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो आप विश्वास करोगे ना कि ये क्लास पहले की रिकॉर्डेड नहीं है, ये क्लास मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे मैं हर एक क्लास में बोल दूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्लास मैं पहले से रिकॉर्डेड क्लासों को उठा उठा के डाल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को लग सकता है ऐसा। मैं हर एक क्लास में रेगुलर डेट और टाइम अनाउंस कर दूंगा कि आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 साल पहली वाली क्लास में मैं आज की तारीख का नाम ले लिया हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चलो अब शुरू करते हैं। तो अब आपको प्राइम पर नहीं, केवल रिकॉर्ड क्लास मिलेगी
हर एक क्लास को आपको 1.50 की स्पीड से देखना है, जिससे कि आप अपना टाइम बचा सको। कोई चीज़ें समझ में नहीं आई मेरे से पूछो प्यारे साथियों, मैं बताऊंगा आपको। आपके लिए मैं 24 × 7 हूँ, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट देना है, और रिजल्ट अच्छा देने के लिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा। सघन अधिवास, जिसको हम सेकेंद्रित बोलते हैं, पुंजित बोलते हैं, नाभिकीय बोलते हैं, एकत्रित बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ा दिया था। हम थे यहाँ पर कि जो एकत्रित अधिवास हैं उसके उप प्रकार कितने होते हैं। ग्रहों की सघनता, जो घर हैं उनकी सघनता एवं समूहन की प्रकृति के आधार पर एकत्रित अधिवासों को कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है प्यारे साथियों, कि ग्रहों की सघनता एवं समूहन की प्रकृति के आधार पर एकत्रित अधिवासों को कुल 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, कुल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है सघन या पुंजित ग्राम। सघन या पुंजित में क्या है, जो घर है वो बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, घरों के बीच में बिल्कुल भी दूरी नहीं है। जैसे एक घर, 2 घर, फिर 3 घर, बिल्कुल मतलब 2 मकानों के बीच की में केवल ही एक दीवार है, उसको हम क्या कहेंगे, सघन या पुंजित घर ग्राम बोलेंगे। भाई जिन घरों में यदि घर इस तरीके से बने हुए हैं कि 2 घरों के बीच में केवल एक दीवार है, जब 2 घरों के बीच में एक दीवार होगी तो 2 घरों के बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, बिल्कुल शून्य होगी। तो ऐसे अधिवासों को हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, पुंजित या सघन अधिवास कहेंगे। तो पुंजित या सघन अधिवास उन अधिवासों को कहेंगे जिनमें घरों के बीच में बिल्कुल 0 दूरी है, मतलब 2 मकानों के बीच में एक दीवार है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त ग्राम, जिसको हम कंपोजिट विलेज बोलते हैं। इसमें घर सघन प्रकार के होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग अलग स्थित होते हैं। अब जो संयुक्त गांव होते हैं, जो संयुक्त घर होते हैं, इनमें क्या होता है प्यारे साथियों, संयुक्त अधिवासों में जो मकान है वो पास पास में तो बने होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो दूरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती बल्कि बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पर मकान बन गया, इनके बीच में एक छोटी सी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई, फिर दूसरा मकान हो गया, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस है, फिर तीसरा मकान है, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस है, फिर चौथा मकान है। मतलब यदि मकानों के बीच में केवल इतनी दूरी है जो एक मकान को दूसरे मकान से अलग कर रही है, तो हम ऐसे मकानों को क्या कहेंगे, संयुक्त ग्राम बोलेंगे, संयुक्त अधिवास बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त अधिवास हम उन अधिवासों को बोलेंगे जिनमें मकान आपस में सटे हुए नहीं है, मकान आपस में सटे हुए नहीं है, 2 मकानों के बीच में एक दीवार नहीं है, लेकिन उन दोनों मकानों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बल्कि उन 2 मकानों के बीच में बहुत कम दूरी है। 2 मकानों के बीच में केवल इतनी दूरी है कि एक मकान दूसरे मकान से अलग हो रहा है, बस नाम मात्र की दूरी हो 2 मकानों के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त अधिवास कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपखंडित ग्राम के बारे में। इसमें घर एक दूसरे से अलग होते हैं, घरों के बीच खाली भूमि होती है। अपखंडित का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, आप अपने गांव का दृश्य याद करो। गांव में जो ढानियाँ होती हैं, गांव में क्या करते हैं लोग, अपने खेतों में मकान बना के रहने लग जाते हैं। अब खेतों में मकान बना कर रहने लगेंगे तो क्या होगा भाई, आपका मकान यहाँ होगा, आपके परिवार के ताऊ जी का मकान यहाँ हो गया, आपके अंकल का मकान यहाँ पर हो गया, आपके दुश्मन का मकान यहाँ पर हो गया, आपके दुश्मन के भाई का मकान यहाँ पर हो गया। अब ये क्या है, मकान बिल्कुल दूर दूर हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है मकानों के बीच में। अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी आवश्यकताएं के अनुसार मकान बना लिया, किसी ने इस कॉर्नर में बना लिया, किसी ने इसमें बना लिया, किसी ने यहाँ बना लिया, किसी ने यहाँ बना लिया, किसी ने यहाँ बना लिया। हो सकता है किसी पंच ने यहाँ इनके बीच में मकान बना लिया। तो मकानों के बीच में क्या है, बिल्कुल खाली जमीन पड़ी हुई है, मकानों के बीच में एक निश्चित अंतराल नहीं है। ध्यान से सुनना, यदि मकानों के बीच में खाली क्षेत्रफल पड़ा हुआ हो, खाली भूमि पड़ी हुई हो, मकानों के बीच में एक निश्चित अंतराल ना हो, तो ऐसे अधिवासों को हम क्या कहेंगे, अपखंडित गांव कहेंगे। मानसून
पुंजित बस्तियां, इस प्रकार की बस्तियां मानसूनी जलवायु के मुख्यतः जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है जहां पर धान की कृषि की जाती है। जो मानसूनी पुंजित बस्तियां हैं प्यारे साथियों, केवल और केवल ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, और सामान्यतः ये हमें जलोढ़ मैदानों में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्यारे साथियों। धान की कृषि वाले क्षेत्र में हमें मानसूनी पुंजित बस्तियां देखने को मिलती हैं। मानसूनी पुंजित बस्तियां हमें जलोढ़ मैदान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। दो बातें याद करनी है। पहली बात, धान की कृषि वाले क्षेत्र में हमें किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं? मानसूनी पुंजित बस्तियां देखने को मिलती हैं। जलोढ़ मैदान है, भारत का जो जलोढ़ मैदान है उसमें हमें मानसूनी पुंजित बस्तियां देखने को मिलती हैं। मानसूनी पुंजित बस्तियों का जो एरिया है वो है प्यारे साथियों, भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इरावदी, मेकांग, मेनाम का मैदानी क्षेत्र। तो आपको केवल इतना याद करना है कि जो मानसूनी पुंजित बस्तियां हैं वो केवल और केवल भारत के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां पर धान की खेती की जाती है। इसके अलावा इरावदी, मेकांग और मेनाम क्षेत्रों में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर भी धान की खेती की जाती है। तो मानसूनी पुंजित बस्तियां उन जलोढ़ मैदानों में देखने को मिलती है जहां पर धान की खेती की जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मानसूनी पुंजित बस्तियां हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर जलोढ़ मैदानों में धान की खेती की जाती है। जलोढ़ मैदान भी है और वहां पर धान की खेती भी की जाती है। ये दोनों विशेषताएं जिन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है वहां पर मानसूनी पुंजित बस्तियां देखने को मिलती हैं। बिखरी या परकिन बस्तियां या परिक्षिप्त अधिवास, ये बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों, उच्च भूमियों अथवा शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं। पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। भाई बिखरी हुई हैं, प्रकीर्ण है, परिक्षिप्त है। बिखरी हुई का मतलब है बिल्कुल दूर दूर है, प्रकीर्ण का मतलब है बिल्कुल दूर दूर है, बिल्कुल विरल रूप से है। परिक्षिप्त का मतलब भी है बिल्कुल दूर दूर होना। तो बिखरी हुई बोल दो, प्रकीर्ण बोल दो, चाहे परिक्षिप्त बोल दो, तीनों का अर्थ एक ही है कि जो अधिवास है, जो मकान है वो बिल्कुल दूर दूर फैले हुए हैं। कहाँ पर है? बिल्कुल दूर दूर फैले हुए हैं। इस तरीके से मकान दूर दूर फैले हुए हैं। और प्यारे साथियों, मकान दूर दूर हमें कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? भाई एक कंडीशन, मकान हमें पास पास में देखने को मिले। दूसरी कंडीशन, हमें मकान दूर दूर देखने को मिले। तो आप खुद सोचो एक बार आंख बंद करके कि ऐसे कौन से एरिया होंगे जहां पर आपको मकान सघन रूप में बिल्कुल पास पास देखने को मिलेंगे, और ऐसे कौन से क्षेत्र होगा जहां पर मकान आपको बिल्कुल दूर दूर देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मकान आपको पास पास उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहां पर समतल धरातली मैदान है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी है। अधिवास या मकान आपको दूर दूर उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर उच्च भूमियां हैं। शुष्क या अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको प्यारे साथियों मकान बिल्कुल दूर दूर बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। आप कभी रेगिस्तानी क्षेत्र में जाना, वहां का भ्रमण करना, आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर के अंतराल पर 1-1, 2-2 मकान देखने को मिलेंगे। कभी आप पर्वतीय क्षेत्र में जाना, वहां पर भी आपको ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा, 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंतराल पर आपको मकान देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो बिखरे हुए या परकीन अधिवास होते हैं इनमें पूजा स्थल ही एक ऐसा सोर्स होता है, बाजार ही एक ऐसा सोर्स होता है। पूजा स्थल और बाजार ही एक ऐसा सोर्स होता है जो इन बस्तियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। भाई ये सभी बस्तियों के लोग हैं, पूजा स्थल पर पूजा करने के लिए आते हैं, तब आपस में एक साथ मिल लेते हैं, या बाजार बीच में सेंटर में होता है, जैसे एक मकान यहाँ, 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 इस तरीके से मकान है। तो यहाँ पर बाजार क्षेत्र, यहाँ पर पूजा स्थल है। लोग सभी के सभी सामान खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे, पूजा पाठ करने के लिए भी यहाँ पर आएंगे। तो इस बाजार क्षेत्र या पूजा स्थल की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो बिखरे हुए या परकीन या परिक्षिप्त अधिवासों में जो पूजा स्थल और बाजार होते हैं वो इन सभी को जोड़ने का काम करते हैं। इन अधिवासों में ग्रहों के मध्य अधिक दूरियों के कारण इस अधिवास का स्वरूप एकाकी बना होता है, इसलिए इन्हें हम एकाकी अधिवास भी कह सकते हैं। इनके आकार बिल्कुल छोटे होते हैं।
ठीक है भाई, बिल्कुल परकीन रूप से अधिवास हैं, बिल्कुल बिखरे हुए अधिवास हैं, बिल्कुल दूर दूर हैं मकान। तो वो दूर दूर मकान क्या है, अकेले मकान हैं भाई। एक मकान यहाँ पर बना हुआ है, एक मकान यहाँ बना हुआ है, एक मकान यहाँ है, एक मकान यहाँ है, एक मकान है यहाँ। तो ये क्या हो गया, अकेले मकान बने हुए हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं एकाकी अधिवास बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एकाकी अधिवास बोल सकते हैं कि सभी के सभी मकान बिल्कुल दूर दूर हैं। जब किसी बस्ती में मकान एक दूसरे से पृथक पृथक बीच में दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं तो ऐसी बस्तियों को हम पनकीन बस्ती कहते हैं। विकसित देशों में इस प्रकार की बस्तियों के पाए जाने का कारण है एक ही परिवार द्वारा उन्नत कृषि तकनीकी द्वारा विस्तृत क्षेत्र पर कृषि करना। अब प्यारे साथियों ध्यान रखना, विकसित देशों में जो हमें एकाकी अधिवास देखने को मिलता है, विकसित देशों में हमें जो एकाकी अधिवास देखने को मिलता है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई। जो विकसित देश हैं वहां पर क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। अब सपोज दैट एक किसान है, उसके 100 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है। अब भाई 100 एकड़ जमीन है तो उसका मकान कहां पर होगा, इस 100 एकड़ जमीन के सपोज दैट इस कोने में होगा। अब दूसरा एक किसान है, उसके 50 एकड़ जमीन है, तो जरूरी है तो वो अपना मकान कहां बना लिया, सपोज दैट यहां पर बना लिया। अब तीसरा किसान है जिसके 75 एकड़ जमीन है, वो अपना मकान यहां पर बनाएगा। ऐसे तो है नहीं कि तीनों के तीनों यहाँ पर मकान बनाएंगे कि चलो हम आपस में बात करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप खुद भी देख सकते हैं, आप अपने यदि गाँव में ढानियों में रहते हो आप, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो विकसित देशों में विस्तृत कृषि क्षेत्र होते हैं, जनसंख्या घनत्व कम होता है, किसान अपना मकान अपने ही खेतों में बना लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एकाकी क्या देखने को मिलते हैं, अधिवास देखने को मिलते हैं। जैसे एक ये अधिवास हो गया जो 100 एकड़ में, ये अधिवास 50 एकड़ में, ये अधिवास 75 एकड़ की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो विकसित देशों में हमें एकल जो अधिवास देखने को मिलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उन्नत कृषि तकनीक और कम जनसंख्या घनत्व। भारत में राजस्थान के मरुस्थल में, मालवा के पठार में, हिमालय पर्वत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी भारत में, भारत के वन क्षेत्रों में, शिवालिक धुंध घाटी में, भाबर क्षेत्र में, मालाबार एवं केरल की संकीर्ण तटीय पेटी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, एकाकी अधिवास देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों, एकाकी अधिवास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और पहली बात तो यहाँ पर याद करने का कुछ है नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ समझने का है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। भाई यहाँ पर याद करने का है ही क्या, कुछ है नहीं यहाँ पर याद करने का। ठीक है, अर्धसघन ग्रामीण अधिवास। अर्धसघन अधिवास में परकीनन एवं संघनन अधिवासों के बीच की अवस्था से संबंधित विशेषता पाई जाती है। भाई एक ऐसा अधिवास जिनमें आपको प्रविकीर्ण और सघन दोनों अधिवासों के बीच की अवस्था देखने को मिले। भाई सघन तो क्या होते हैं, सघन अधिवास वो होते हैं जिनमें दो मकानों के बीच में केवल एक दीवार होती है, मकान बिल्कुल सटे हुए होते हैं। प्रविकीर्ण अधिवास क्या होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर बने हुए होते हैं। अब अर्धसघन अधिवास कौन से होंगे, जो कम डिस्टेंस पर बने होंगे, इस तरीके से कम डिस्टेंस पर बने होंगे। अब इन अधिवासों में क्या है प्यारे साथियों, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए इनमें थोड़ा थोड़ा सघन अधिवासों का गुण मौजूद है और थोड़ा थोड़ा प्रविकीर्ण अधिवासों का गुण भी मौजूद है। तो जिन अधिवासों में हमें प्रविकीर्ण और सघन अधिवासों के बीच की अवस्था देखने को मिलती है, इन दोनों के बीच की विशेषता देखने को मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसघन ग्रामीण अधिवास कहते हैं। जो समाज उन्मुखी तथा समाज विमुखी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिफल मानी जाती है। यह बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो अर्धसघन अधिवास होते हैं वो समाज उन्मुखी और समाज विमुखी शक्तियों की जो अन्योन्य क्रिया है उसका प्रतिफल मान होते हैं। अब यह भी याद कर लेना, उत्तरी भारत के गंगा के मैदान के निचले भाग में, गंगा यमुना दोआब के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, खादर क्षेत्र में, यमुना की विषम क्षेत्र में, गुजरात के मैदानी क्षेत्र में हमें अर्धसघन अधिवास देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सघन अधिवास, प्रविकीर्ण अधिवास, अर्धसघन अधिवास। ठीक है, पुंजित अधिवास, इस तरीके से चारों लिख देगा।
चारों का क्षेत्र लिख देगा कि कौन कौन से क्षेत्र में है, जैसे यहाँ से गुजरात लिख दिया, फिर क्रॉस मैच करवा लेगा। हो सकता है अधिवासों के प्रकार लिख दे, उनकी विशेषता लिख दे, फिर आपस में मैच करवा ले। तो यहां से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस है। पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास, इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का विकास अपेक्षाकृत अधिक बिखराव के साथ होता है। यहाँ कोई मूल बस्ती नहीं पाई जाती। ऐसे अधिवासों का विकास सघन एवं प्रविकीर्ण अधिवासों के संक्रमण क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। जो पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास है, इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का विकास अपेक्षाकृत अधिक बिखराव के साथ होता है। यहाँ कोई मूल बस्ती नहीं पाई जाती, यहाँ पर कोई भी मूल बस्ती नहीं पाई जाती। ऐसे अधिवासों का विकास सघन एवं प्रविकीर्ण अधिवासों के संक्रमण क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाला, जो पूर्वा अधिवास है, ये अधिवासों का विकास, पूर्वा अधिवासों का विकास सघन एवं प्रविकीर्ण अधिवासों के संक्रमण क्षेत्र के रूप में होता है। ये बात आपको सही ढंग से याद करनी है। इस अधिवास की गौण इकाइयां हैं पाडा, पल्ली, नंगला, ढाणी। जो पूर्वा अधिवास है, पूर्वा अधिवासों की गौण इकाइयां हैं पाडा, पल्ली, नंगला, ढाणी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां पूर्वा अधिवासों का उदाहरण है। तो पूर्वा अधिवासों का उदाहरण है पाडा, पल्ली, नंगला और ढाणी। इनका विस्तार कहां पर है? पूर्वा बस्तियों का विस्तार कहां पर है? गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान में, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में। उसके बाद इथोपिया में ग्रामीणीकरण योजना तथा भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में विकसित नहरी बस्ती प्रमुख नियोजित बस्तियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें भारत के प्रमुख नियोजित बस्तियों के बारे में कि भारत के प्रमुख नियोजित बस्तियां कौन कौन सी है, तो इथोपिया में ग्रामीणीकरण योजना और भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्रों में जो विकसित बस्तियां हैं वो प्यारे साथियों प्रमुख नियोजित बस्तियों के उदाहरण है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा मेरे को। ग्रामीण अधिवासों का विश्व वितरण पढ़ते हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। विश्व की लगभग 53% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो याद कर लो कि विश्व की 53% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कृषि प्रधान एवं विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक, जबकि औद्योगिक तथा विकसित देशों में अधिक नगरीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाता है। बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, औद्योगिक प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम व नगरीय जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। विकासशील देशों में, विकासशील देश कैसे होते हैं प्यारे साथियों? कृषि प्रधान देश होते हैं। विकासशील देश कृषि प्रधान देश होते हैं, विकसित देश औद्योगिक प्रधान देश होते हैं। विकासशील देश कृषि प्रधान होते हैं, इसलिए विकासशील देशों की ज्यादातर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। विकसित देश औद्योगिक प्रधान देश होते हैं, इसलिए विकसित देशों की अधिकतर जनसंख्या नगरों में निवास करती है, शहरों में निवास करती है। अब ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंट है वो आप याद कर लो यहाँ पर, ठीक है, कि किस देश की कितनी % जनसंख्या खेती का काम करती है। अब यहाँ पर आपको सभी देशों का नहीं याद करना। सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पर आप याद करो भारत का। भारत की 72% जनसंख्या है जो कृषि कार्य करती है। उसके बाद में आप याद करो प्यारे साथियों, रूस की 23%, जापान की 21%, ऑस्ट्रेलिया की 15%, जर्मनी की 13% और यूनाइटेड किंगडम की 12% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। रूस की 23%, जापान की 21%, ऑस्ट्रेलिया की 15%, जर्मनी की 13%, यूनाइटेड किंगडम की 12%, भारत की 72% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। ठीक है, बाकी को मत याद करो, आप केवल भारत का 72%, यूके का 12%, जर्मनी का 13%, ऑस्ट्रेलिया का 15%, जापान का 21% और रूस का 23% याद कर लो। 20वीं शताब्दी में विश्वव्यापी स्तर पर नवीन तकनीकों के प्रसार, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या में क्रमिक ह्रास हो रहा है। 20वीं शताब्दी के बाद में 20वीं शताब्दी के बाद से प्यारे साथियों ग्रामीण जनसंख्या में लगातार क्या हो रहा है? ह्रास होता जा रहा है, ग्रामीण जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। तो 20वीं शताब्दी के बाद से प्यारे साथियों ग्रामीण जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसके सबसे बड़े रीजन क्या है? पहला कारण है
व्यापी स्तर पर नवीन तकनीकों का प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण में वृद्धि। ठीक है, विश्वव्यापी स्तर पर नवीन तकनीकों का प्रसार, औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि, ये 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 20वीं शताब्दी के बाद से ग्रामीण जनसंख्या में क्या हो रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है, ग्रामीण जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। अब यह डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो चाहो तो। पुंजित अधिवास में बिल्कुल पास पास में मकान है, अपखंडित में थोड़ी दूर पर है, संयुक्त अधिवास में कुछ इस तरीके से है। संयुक्त अधिवास में क्या है, 4-5 मकान यहाँ पर है, 4-5 मकान यहाँ पर है, 2-3 मकान यहाँ पर है, 4-5 मकान यहाँ पर है, 4-5 मकान यहाँ पर है। संयुक्त अधिवास में क्या होता है, मकानों का 4-5 मकान एक साथ, 4-5 मकान एक साथ, 4-5, जैसे गांव में ढाणियाँ होती है ना, जैसे एक ढाणी यहाँ पर हो गई 5-7 मकानों की, एक ढाणी यहाँ पर हो गई जिसमें 5-10 मकान है, एक ढाणी यहाँ पर होगी जहाँ पर 5-10 मकान है, एक ढाणी यहाँ पर हो गई जहाँ पर 5-10 मकान है। तो ये क्या है प्यारे साथियों, संयुक्त अधिवास का उदाहरण है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में। अब देखो यहां पर इन सभी को आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि समझाने का नहीं है, ये कार्य के आधार पर, विन्यास के आधार पर इसको आप खुद पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब हम शुरू करते हैं यहां से, बस्तियों की आकृति के आधार पर, बस्तियों की आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप। सबसे पहला होता है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप क्या होता है प्यारे साथियों, इसको आप चौकार, चौराहा प्रतिरूप भी कह सकते हो। आयताकार प्रतिरूप, इसको आप चौराहा प्रतिरूप भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर चौराहा बन रहा है, एक सड़क ऐसे जा रही है, दूसरी सड़क ऐसे जा रही है। ठीक है, दो सड़कें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काट रही हैं। दो सड़कें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, और दोनों सड़कों के किनारे पर क्या बना दिया, लोगों ने मकान बना लिया और रहना शुरू कर दिया। ये आप भी देख सकते हो, यदि आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर में आपको केवल और केवल आयताकार प्रतिरूप ही देखने को मिलेगा। आयताकार प्रतिरूप के लिए जयपुर बहुत ज़्यादा फेमस है प्यारे साथियों। तो यदि आप जयपुर में रहते हो तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हो, और यदि आप गाँव में भी रहते हो तो आप अपने गांव के चौराहे में जाके देखना, जहां पर दो सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काट रही हैं, वहां पर आपको हर एक सड़क के किनारे पर मकान देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये सड़क है, इसके दोनों किनारों पर मकान, ये सड़क है, इसके दोनों किनारों पर मकान। तो ये है आयताकार प्रतिरूप का उदाहरण। ठीक है, तो आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है, इसमें दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और दोनों सड़कों के किनारों पर अधिवास बनाकर लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जलोढ़ मैदान में या फिर चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलता है। तो आयताकार प्रतिरूप हमें उपजाऊ जलोढ़ मैदान और चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलता है। भारत में इस प्रकार के अधिवास राजस्थान के पश्चिमी व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसको आप थोड़ा बहुत याद कर लेना कि राजस्थान के पश्चिमी भाग और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में हमें आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। उसके बाद रेखीय प्रतिरूप। भाई रेखीय प्रतिरूप का मतलब क्या है, यहां पर पता चल रहा है आपको, रेखा, रेखीय शब्द को पढ़ो, रेखीय प्रतिरूप, यहां पर एक रेखा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक रेखा की बात हो रही है। अब एक रेखा है, रेखा का मतलब वो कोई सड़क भी हो सकता है, एक सड़क भी हो सकती है, वो भी एक रेखा है। यह कोई नदी हो सकती है, यह कोई रेल पटरी हो सकती है, यह कोई नहर हो सकती है। ठीक है, और यदि इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ मकान बनाकर रहने लग जाए लोग, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिरूप कहेंगे। कि किसी सीधी सड़क, किसी नदी, किसी नहर, किसी रेलवे लाइन के किनारे पर यदि लोग अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइनर पैटर्न बोलते हैं, उसे हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति हमें कहां कहां देखने को मिलती है। अब आप इन सभी को याद करोगे ना तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी प्यारे साथियों। ऐसा तो है नहीं कि हमारा दिमाग एक सीपीयू है, सभी चीज़ों को स्कैन करेगा, दिमाग में सेट हो जाएंगे। इन डाटाओं को मत याद करो आप कि रेखीय अधिवास कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक विशेषता नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस का लोरेन प्रदेश, तो फ्रांस का लोरेन प्रदेश में रेखीय तो देखने को मिलता है, साथ साथ कुछ और भी देखने को मिलेगा। तो आप इस विस्तार को मत याद करो,
जो पिछला वाला विस्तार था उसको भी मत याद करो, इसको भी मत याद करो। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप सभी चीज़ों को याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप इनको याद कर लो। अदरवाइज मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना भाई, यदि आप इन सभी को याद करोगे, इन विस्तारों को याद करोगे, तो दिमाग में आपके खिचड़ी बन जाएगी। लास्ट में आप अपना खुद का एरिया भूल जाओगे कि मेरे गांव में कैसा प्रतिरूप है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। अब शब्द से पता चल रहा है यहां पर एक वर्त की बात हो रही है। वर्ताकार प्रतिरूप में क्या हो रहा है, शब्द से पता चल रहा है कि यहां पर एक वर्त की बात हो रही है। अब वर्त कैसे हो सकता है? हो सकता है एक तालाब हो सकता है एक कुआं हो सकता है किसी जमींदार का मकान हो, और उसके चारों तरफ क्या हो, लोग अपने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया हो। ठीक है, जैसे ये झील है, इस झील के चारों तरफ लोगों ने मकान बना लिया और रहना शुरू कर दिया। ये तालाब है, तालाब के चारों तरफ लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। हो सकता है पुराना कुआं हो, उस कुआं के चारों तरफ लोगों ने मकान बना लिया और रहना शुरू कर दिया हो। तो इसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वर्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, वो एक वर्त, जो तालाब भी हो सकता है, जो कुआं भी हो सकता है, जो एक झील भी हो सकती है, उसके पैटर्न पर होता है। तारा प्रतिरूप। अब तारा प्रतिरूप स्टार पैटर्न कब बनता है? जब बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी नदियां एक दूसरे को क्रॉस करती हो। ठीक है, जब बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी नहरें या बहुत सारी नदियां आपस में एक जगह आकर मिलती हों, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे एक नदी थी, सॉरी एक सड़क थी, दूसरी सड़क ऐसे निकल गई, तीसरी सड़क ऐसे निकल गई। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, इस सड़क के दोनों किनारों पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। तो अब ये किस तरीके से दिख रहा है आपको? एक तारे की तरह दिख रहा है। ये किसकी तरह दिख रहा है प्यारे साथियों? एक तारे की तरह दिख रहा है। तो इसको हम क्या कह देंगे? स्टार पैटर्न कह देंगे, तारा प्रतिरूप कह देंगे। ये कोई नदी भी हो सकती है, कोई रेलवे लाइन भी हो सकती है। जैसे ये नदियां हैं, तीन नदियां आपस में एक दूसरे से आकर मिलती है। सपोज दैट ये नदी यहाँ पर आकर मिली, ये नदी यहाँ आकर मिली, ये नदी यहाँ आकर मिली, फिर ये नदी इधर से निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई। अब इन नदियों के दोनों किनारों पर लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये हमें ऊपर से देखने पर, दूर से देखने पर, ऊंचाई से देखने पर किस तरीके से दिखाई देगा? एक तारे की तरह दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टार पैटर्न बोलेंगे। तीर प्रतिरूप। अब तीर प्रतिरूप क्या होता है प्यारे साथियों? तीर प्रतिरूप में क्या होगा? सपोज दैट कोई सड़क है और सड़क इस तरीके से घुमा हुआ सड़क में। ठीक है, एक सड़क है और उस सड़क में कुछ इस तरीके से नुकीला क्या है, घुमा हुआ है, नुकीला घुमा हुआ सड़क में, सड़क में इस तरीके से नुकीला घुमा हुआ है। किसी नदी में इस तरीके से एक नुकीला मुड़ाव है, किसी नहर में इस तरीके से एक नुकीला मुड़ाव है। और यदि इस नहर, इस नदी, इस सड़क के दोनों किनारों पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया मकान बनाकर, तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तीर प्रतिरूप कहेंगे, क्योंकि ये हमें एक तीर की तरह दिखाई दे रहा है। क्या किसकी तरह दिखाई दे रहा है? तीर की तरह दिखाई दे रहा है। तो यदि किसी भी सड़क में एक नुकीला मोड़ हो, किसी भी नहर में एक नुकीला मोड़ हो, किसी भी नदी में नुकीला मोड़ हो, और यदि उस नहर, नदी और सड़क के दोनों किनारे लोग मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं और वो ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक तीर के रूप में दिखाई देगा, उसे हम तीर प्रतिरूप कहेंगे। जो तीन ओर से जल से घिरा होते हो, जिसका अगला सिरा संकीर्ण जबकि पिछला सिरा चौड़ा होता हो। ठीक है प्यारे साथियों, यहां पर एक सबसे खास बात यही है, यह सड़क थी, इसमें इस तरीके से नुकीला मोड़ हुआ, लोग यहां पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिए। ठीक है, अब ये वाला जो अधिवास है, ये वाले जो मकान है, इस साइड से भी जल से गिर गए, इस साइड से भी जल से गिर गई, इस साइड से भी जल से गिर गई, मतलब तीन ओर से जल से गिर गए। इसका पिछला भाग कैसा है? चौड़ा है। इसका आगे का भाग कैसा है? संकीर्ण है। ये दूर से देखने पर, ऊंचाई से देखने पर एक तीर के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम तारा प्रतिरूप कहेंगे। चौपाटी प्रतिरूप या शतरंजी प्रतिरूप। गांव में दो सड़कों के मिलन स्थल या चौराहे पर बसे होते हैं। इसमें गलियां एवं सड़कें एक दूसरे के समानांतर होते हैं। प्यारे साथियों, गांव में दो सड़कों के मिलन स्थल या चौराहे पर बसे। चौपाटी
चौराहे पर। तो जो आयताकार प्रतिरूप है वो, और जो चौपाटी प्रतिरूप है, जो शतरंजी प्रतिरूप है, बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। चौपाटी प्रतिरूप, चौराहा प्रतिरूप, शतरंजी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों में दो सड़कें एक दूसरे से समकोण पर आकर मिलती है, जिससे क्या बनता है, एक चौराहा बनता है। देख लो यहां पर। उसके बाद त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप कब बनेगा भाई, जिसको हम तिराया बोलते हैं। आपके गांव में भी होगा ना तिराया, तिराए पर गाड़ी आकर रुकती है। तो तिराया प्रतिरूप या त्रिभुजाकार प्रतिरूप कैसे बनेगा। सपोज दैट आपके गांव में एक सड़क है, इस तरीके से आपके गांव की सड़क है, और इस सड़क में एक सड़क आकर इस तरीके से मिली। ठीक है, दोबारा से बना रहा हूं मैं, प्यारा सुंदर सा बना देता हूं ये तो मैं। जैसे ये आपके गांव की सड़क है, इस सड़क में एक सड़क आकर इस तरीके से मिल रही है। तो ये क्या बन गया है प्यारा साथियों, तिराया बन गया एक तरीके से, तिराया बन गया ना। अब इस सड़क के दोनों किनारों पर लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहेंगे, ट्रायंगुलर पैटर्न कहेंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है, दो नदियां हैं, दो सड़कें हैं, एक दूसरे से आकर मिलती हैं। जहां दो सड़कें या नहरें दूसरी सड़क या नहर से मिलती हो, सॉरी, जहां कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती हो परंतु उसे पार ना करती हो। उसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, जैसे ये एक सड़क है, इसमें ये सड़क आकर मिली, ये इसमें आकर तो मिल गई, लेकिन ये सड़क इसको पार करके नहीं जा रही, ये केवल इसी सड़क में आकर मिल रही है। अब इस सड़क के दोनों तरफ क्या बना दिया हमने, मकान बना दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहेंगे। इसको आप टी प्रतिरूप भी कह सकते हो, त्रिभुजाकार प्रतिरूप भी कह सकते हो। ठीक है भाई, जब यहाँ पर बहुत सारे मकान बन जाएंगे तो ये हमें एक त्रिभुज की तरह दिखाई देगा, ये हमें त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये हमें त्रिभुज की तरह दिखाई देगा, ये हमें त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जहां पर दो नदियां आपस में आकर मिलती हो, दो सड़कें आपस में मिलती हो, जैसे एक सड़क ये थी, दूसरी सड़क ये थी, इस तरीके से दो सड़क आपस में मिली और एक सड़क बन गई। भाई एक सड़क ये आपके गांव का रास्ता है, इस तरीके से जा रहा है, ये किसी दूसरे गांव का रास्ता है जो इस तरीके से आकर मिल गया और इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किया, लोगों ने अपने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। तो इसको भी क्या कहोगे प्यारे साथियों, आप त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहोगे। समझ में आ गया ना भाई, एक नदी है इस तरीके से बहकर आ रही है, दूसरी नदी भी इस तरीके से बहकर आ रही है और इसी नदी में मिल गई। अब लोगों ने यहाँ पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया, या फिर क्या हो गया, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया ये। ठीक है, तिराय प्रतिरूप भी कह सकते हैं उसको आप। टी आकार प्रतिरूप, भाई एक सड़क है उसमें दूसरी सड़क आकर मिलती है, एक नहर है जिसमें दूसरी नहर आकर मिलती है। ठीक है भाई, एक सड़क है इसमें दूसरी सड़क आकर मिली, तो ये कैसा बन गया, टी प्रतिरूप बन गया। ध्यान रखना, टी प्रतिरूप की सबसे खास बात यही है कि इसमें जो एक सड़क है दूसरी सड़क में आकर समकोण पर मिलती है और ना ही उसे पार करके दूसरी ओर जाती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो टी आकार प्रतिरूप है इसमें एक सड़क में या एक नहर में दूसरी सड़क या दूसरी नहर आकर मिलती है, लेकिन वो समकोण पर मिलती है, साथ ही साथ उसे क्रॉस करके पार भी नहीं करती। जैसे ये सड़क है, इस सड़क में एक सड़क आकर मिली, ठीक है, ये एक सड़क है, इस सड़क में एक सड़क आकर मिली। अब ये जो सड़क आकर मिलेगी ना, ये पूरे 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टी आकार प्रतिरूप कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, टी आकार प्रतिरूप कहेंगे। भाई ये जो सड़क है, ये जो नहर है, इस वाली सड़क में समकोण पर आकर मिल रही है, ये जो सड़क है, ये जो नहर है, इस सड़क को पार करके नहीं जा रही है। समझ में आ गया। तो टी प्रतिरूप में एक सड़क दूसरी सड़क में आकर मिलती है, एक नहर दूसरी नहर में आकर मिलती है,
जो सड़क आकर मिलती है वो उस सड़क को पार करके दूसरी ओर नहीं जाती। जैसे ये सड़क इस सड़क को पार करके दूसरी ओर, मतलब इस साइड नहीं जा रही है। ये जो सड़क आकर मिल रही है ये 90 डिग्री के कोण पर मिल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टी आकार प्रतिरूप कहेंगे। वाई आकार प्रतिरूप क्या होता है प्यारे साथियों? जब दो सड़कें या दो नहरें कुछ इस तरीके से मिले कि देखने पर एक वाई के आकार की संरचना बने। ठीक है, जब दो सड़कें दो नहरें आपस में कुछ इस तरीके से आकर मिले, या फिर दो सड़कें दो नहरें कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो कि एक वाई के आकार की आकृति बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाई आकार प्रतिरूप कहेंगे। जैसे प्यारे साथियों, ये एक नहर है या ये एक सड़क है, आगे जाकर ये सड़क दो रस्तों में बट गई। ठीक है, दो रस्तों में बट गई। अब इस सड़क के दोनों तरफ लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाई आकार प्रतिरूप कहेंगे। क्योंकि इसको यदि हम ऊंचाई से देखेंगे तो ये बिल्कुल वाई के जैसा दिखाई देगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है, दो सड़कें थी, अलग अलग जगह से आ रही थी, आकर एक सड़क में मिल गई और इन दोनों सड़कों के ऊपर लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। जब आप इसे, इस बस्ती को, इस अधिवास को ऊंचाई से देखोगे तो बिल्कुल वाई के आकार की दिखाई देगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाई आकार प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, क्रॉस आकार प्रतिरूप, जिसको आप आयताकार प्रतिरूप भी कह सकते हो, जिसको आप चौराहे प्रतिरूप भी कह सकते हो, जिसको आप चौपाटी प्रतिरूप भी कह सकते हो। सिड्डी आकार के प्रतिरूप। अब प्यारे साथियों, जो सिड्डी आकार का प्रतिरूप है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? पर्वतीय ढालों पर देखने को मिलेगा। देखो, यह सिड्डी आकार प्रतिरूप, यह पर्वत है। ठीक है भाई, पर्वत इस तरीके से, यह पर्वत है। अब इस पर्वत पर क्या किया लोगों ने? दोबारा पर्वत बनाता हूं मैं। यह पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत पर लोगों ने क्या किया? मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। इस तरीके से मकान बना रहे हैं लोग। अब कुछ लोगों के पास जमीन नहीं थी, बेचारे गरीब थे, इन्होंने क्या किया? पर्वत पर ही मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लोग पर्वत के ढाल पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। जब आप इन बस्तियों को बिल्कुल दूर से देखोगे ना, तो ये एक सिड्डी की तरह दिखाई देंगे। आपने देख लिया होगा, जब आप किसी देवी देवताओं के जाते हो, देवी देवता पहाड़ों में बसे हुए, जब आप देवी देवताओं के जाते हो तो पर्वत के ढालों पर क्या बने हुए? मकान बने हुए हैं। और उन मकानों को जब आप दूर से देखते हो ना, तो रियल में ऐसे दिखते हैं जैसे कोई सिड्डियां हों। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिड्डी आकार प्रतिरूप कहते हैं, जो हमें सामान्यतः पर्वतीय ढालों पर देखने को मिलता है। अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। अब अर्धवर्ताकार प्रतिरूप क्या है भाई? कोई भी गोखुर, कोई भी झील हो सकती है, कोई भी जलाशय हो सकता है, कोई भी कुआं हो सकता है। यदि उसके आधे वाले भाग पर लोग बस्तियां बसा बनाकर, अधिवास बनाकर, घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, और उसका जो आधा वाला भाग वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, जिसमें लोग अपना खेती का काम करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे? अर्धवर्ताकार प्रतिरूप कह देंगे। कि भाई कोई भी झील, कोई भी वर्ताकार कुआं, या कोई भी वर्ताकार मंदिर, या कोई भी वर्ताकार जलाशय, जिसके आधे भाग पर लोग मकान बनाकर रहना शुरू कर दिए, और उसका जो आधा भाग है उसमें लोग क्या कर रहे हैं? खेती का काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्धवर्ताकार प्रतिरूप कहेंगे, क्योंकि ये एक आधे वर्त के जैसा दिखाई दे रहा है। मधु छाता प्रतिरूप सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। मधु छाता प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूपों के अधिवास मधुमक्खियों के छाते के समान होते हैं। इसके तहत एक घेरे में झोपड़ी बनी होती है, जिसका मध्य भाग खुला हुआ होता है। मधु छाता प्रतिरूप मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण है मधु छाता प्रतिरूप। जो मधु छाता प्रतिरूप है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ एक झोपड़ी बना दी जाती है, और जो जिसका बीच का भाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खुला हुआ होता है। तो जो मधु छाता प्रतिरूप है वो प्यारे साथियों मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसमें एक घेरे में झोपड़ी बनी हुई होती है, जिसका बीच का भाग बिल्कुल खुला हुआ होता है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन बनता है। दक्षिणी अफ्रीका की जूलू जाति, भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली टोडा जनजाति,
टोडा जनजाति जो भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, जुलू जनजाति जो दक्षिणी अफ्रीका में रहती है, यह मधुमक्खी छाता प्रतिरूपों में निवास करती है। ठीक है, मधुमक्खी छाता अधिवास कौन कौन सी जनजातियां बनाती हैं? तो अफ्रीका की जुलू जनजाति और भारत के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली टोडा जनजाति। इनके जो अधिवास होते हैं वो मधुमक्खी छाता प्रतिरूप के समान होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं। तो ये बात आपको बहुत सही ढंग से याद रखना है प्यारे साथियों कि दक्षिण अफ्रीका की जुलू और भारत की टोडा जनजाति, इनके जो अधिवास होते हैं वो मधुमक्खी छाता प्रतिरूप के होते हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके 10-20 लाइन खींच लो। पिंच व टिवार्थ ने मधुमक्खी छाता प्रतिरूप को सुस्ट्रिंग प्रतिरूप भी कहा था, यह बात भी ध्यान रख लेना। तो जुलू जनजाति और टोडा जनजाति के जो अधिवास हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सुस्ट्रिंग प्रतिरूप भी होते हैं या मधुमक्खी छाता प्रतिरूप भी होते हैं। उसके बाद होता है मालानुमा प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूपों के अधिवास मैदान या नहर के किनारे किनारे लंबाई में काफी दूर तक बने होते हैं, जिसमें बने अधिवास मोतियों की माला के समान होते हैं। भाई यदि कोई सड़क कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, कोई सड़क कुछ इस तरीके से बनी हुई है बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, और इसके चारों तरफ क्या बने हुए? मकान बने हुए हैं। जब बहुत ऊंचाई से इसकी फोटो ली जाती है तो ये एक माला के समान दिखाई देती है, इसको हम क्या कहेंगे? मालानुमा प्रतिरूप कहेंगे। हो सकता है कोई नदी या कोई नहर जो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में घुमाव लेकर फैली हुई है, घुमाव लेकर बह रही है। जब हम इस नदी को या इस नहर को बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई माला हो, और इस नदी या नहर के दोनों तरफ जब लोग अपने मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं मालानुमा प्रतिरूप। अनियोजित या अनियमित आकार के प्रतिरूप, अनियोजित या अनियमित आकार के जो प्रतिरूप है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उबड़ खाबड़ जमीन है, जहां पर थोड़ा समतल मैदान मिला वहां पर लोगों ने अपने मकान बना लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनियोजित या अनियमित आकार का प्रतिरूप कहेंगे। अनियोजित अनियमित आकार का जो प्रतिरूप होता है वो बिल्कुल अनियमित तरीके का होता है, ठीक है, बिल्कुल अव्यवस्थित होता है, जहां पर सुरक्षा का पूर्णतः अभाव होता है। ऐसे प्रतिरूप हमें उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में, झीलों में, वनों की बहुलता वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पंखा प्रतिरूप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। ऐसे प्रतिरूप वाले अधिवास नदियों के डेल्टाई भागों में देखने को मिलते हैं, जहां पर नदियां समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ऐसे प्रतिरूप वाले अधिवास नदियों के डेल्टाई भागों में, हिमालय नदी क्षेत्रों के काप पंख वाले भागों में पाए जाते हैं। अब जो पंखा प्रतिरूप होता है वो कैसे होता है प्यारे साथियों? जैसे कोई नदी है, यह समुद्र का भाग है, यह नदी समुद्र में मिलने वाली है, तो कोई भी नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टाई क्षेत्र में क्या करती है प्यारे साथियों? वो नदी छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। और जब इन उपशाखाओं पर लोग मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पंखा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में हमें पंखा प्रतिरूप देखने को मिलता है। ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं, जो ग्रामीण अधिवास हैं उनकी फिलहाल में कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे जल की समस्या है, जन सुविधा का अभाव है, आवासीय व्यवस्था की कमी है, परिवहन का अभाव है, संचार का अभाव है, आवश्यक सेवाओं का अभाव है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनका फिलहाल में ग्रामीण अधिवासों को सामना करना पड़ रहा है। तो ये ऐसी समस्याएं जिनका सामना कौन कर रहे हैं? ग्रामीण अधिवास के लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में। किसके बारे में? ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में। आपको मैं पूरी 7 से 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं प्यारे साथियों, 7-8 मिनट का टाइम आपके पास। आप एक बार इसको बिल्कुल फुल स्पीड से 2 की स्पीड करो और एक बार फुल स्पीड से रिवीजन कर लो। यहां पर सब कुछ समझने का था, कुछ भी याद करने का नहीं था। आपको ये अब भी याद हो जानी चाहिए। मैं आपको 6 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप 2 की स्पीड करो और इसको बिल्कुल स्पीड से समझ लो, ठीक है। ये वीडियो केवल अभी दोबारा देखना है,
आपको इस तरीके से समझना है कि दोबारा से इस वीडियो को ना देखना पड़े, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी याद करने का नहीं है, जो कुछ है वो समझने का है। मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो आप अब देखना शुरू करो। थोड़ी मतलब
चलो, हो गया होगा आपका रिवीजन। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में। अब प्रवास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होना चाहिए कि प्रवास होता क्या है। भाई प्रवास क्या है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो वही प्रवास है। जैसे आप पहले यहाँ पर रहते थे, अब आप यहाँ रहना शुरू कर दिए, तो आपने क्या कर दिया, प्रवास कर दिया। पहले आप अपने गांव में रहते थे, अब आप कमाने के लिए बाहर आ गए, तो आपने क्या कर लिया, प्रवास कर लिया। ठीक है, तो कुछ लोग तो भाई सुबह जाते हैं अपने गांव से दूसरे गांव में कमाने के लिए, शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये भी प्रवास ही है। इसको भी आप प्रवास ही कहोगे कि वो सुबह प्रवास करके गए, शाम को वापस आ गए। जैसे पक्षी नहीं जाते प्रवास पर, सुबह अपने घोंसलों को छोड़कर प्रवास पर चले जाते हैं, खाना खा के वापस शाम को आ जाते हैं, ये भी प्रवास है। तो प्रवास है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, इसे भी हम प्रवास ही कहते हैं। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति प्राय। अब यहां पर हम बात करें ग्रामीण नगरीय प्रवास। ग्रामीण नगरीय प्रवास का मतलब है लोगों का गांव से नगर की ओर जाना। ठीक है, ग्रामीण नगरीय प्रवास का मतलब है लोगों का गांव से नगर की ओर जाना। अब ये जो गांव से नगर की ओर जाने का जो सीन है ना, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग स्टार्टिंग से कमाने के लिए गांव से शहर की ओर जाते थे। आपके दादा परदादा भी बाहर गए होंगे कमाने के लिए। तो जो गांव से बाहर की ओर जाने का सीन है, जो गांव से शहर की ओर जाने का सीन है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। विकसित देशों में अत्यधिक प्रचलन में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या का संकेंद्रण तथा उच्च घनत्व का पाया जाना। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति प्राय विकसित देशों में अधिक है। गांव से शहरों की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है वो सामान्यतः विकसित देशों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि गाँव में जनसंख्या ज़्यादा है जबकि रोजगार के अवसर कम हैं। वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया। स्थानांतरण मुख्यतः बड़े नगरों की ओर होता है, जिसे टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन क्या होता है कि लोग बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं, प्रवास करते हैं कमाने के लिए। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण दो कारकों से होता है। अब जो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है, इसमें दो कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पुल फैक्टर, दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुल का मतलब खींचने वाले, आकर्षित करने वाले कारक। पुश फैक्टर का मतलब होता है धकेलने वाले, धक्का मारने वाले या विकसित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई? आप अपने गांव में यहां पर रह रहे हो, ये आपका गांव है, ये शहर है। अब आपके गांव में क्या है, सभी हालात बहुत ख़राब हैं। गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है, गांव में ना यातायात की सुविधा, ना ही गांव में किसी और तरीके की सुविधा। बेरोजगारी है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। मतलब आपके गांव की ओवरऑल बहुत ही ख़राब स्थिति है। दूसरी साइड सिटी में क्या है, यातायात की भी बहुत अच्छी सुविधा है, मेडिकल की, एजुकेशन की भी बहुत अच्छी सुविधा है, रोजगार के भी बहुत अच्छे खासे अवसर हैं। तो यहाँ पर आपके गांव के जो बिगड़े हुए हालात हैं, बेरोजगारी, पानी की समस्या, यातायात की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये सब क्या है, विकसित शक्तियाँ हैं, ये विकसित कारक हैं। ये ऐसे कारक हैं जो आपको मजबूर कर रहे हैं आपके गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने के लिए। और जो आपको सिटी में कारक दिख रहे हैं, बहुत गजब गजब रोजगार के अवसर, बहुत अच्छी सुविधाएं, वो क्या कर रही है, आपको आकर्षित कर रही हैं, जिसकी वजह से आप मजबूरीवश किधर भग रहे हो, गांव को छोड़कर शहरों की ओर भग रहे हो। देखो आपने एक, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गलत इंटेंशन मत लेना इसका। जो सुंदर लड़कियां होती है वो अपने मन को आकर्षित करती हैं भाई। एक साइड थोड़ी कम सुंदर लड़की है, एक ज़्यादा सुंदर लड़की है। ज़्यादा सुंदर लड़की है उसकी साइड हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली ज़्यादा चला जाता है, कम सुंदर की ओर कम जाता है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर इसी तरीके से हैं। तो हम पुश फैक्टर उन फैक्टर को बोलेंगे जिसकी वजह से, जो ऐसे कारक जो हमें मजबूर करते हैं अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने के। ठीक है, पुश फैक्टर हम उन फैक्टरों को कहेंगे, ऐसे कारक जो हमें मजबूर करते हैं अपने गांव को छोड़ने के लिए। हमारे गांव के ऐसे बुरे हालात
जो हमें मजबूर करे अपने गांव को छोड़ने के लिए। जैसे बेरोजगारी हो सकता है, आपके गांव में सुविधाओं का अभाव हो सकता है। पुल फैक्टर हम उन फैक्टरों को कहेंगे जो आपको मजबूर करते हैं उस क्षेत्र की ओर आने के लिए। पुल फैक्टर आप उन फैक्टरों को कहेंगे जो आपको मजबूर करते हैं उस एरिया में आने के लिए। जैसे बहुत अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर जो आपको आकर्षित करते हैं कि आजा भाई, बहुत अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, आजा भाई। तो जो प्रवास होता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। आगे हम बात करेंगे पुश पुल फैक्टर का एक सिद्धांत भी दिया गया था और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे वो। भारत में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण हेतु मुख्यतः गांवों की विकर्षण शक्तियां उत्तरदायी होते हैं। भारत में लोग गांव से जो शहरों की ओर जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं गाँव की विकर्षण शक्तियाँ। ठीक है, गाँव की जो विकर्षण शक्तियाँ हैं उनकी वजह से लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं। गाँव में विकर्षण शक्तियाँ कौन कौन सी हो सकती है? गाँव में रोजगार का अभाव है, सामाजिक संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है, वर्तमान भारतीय नगरीकरण में सहायक अन्य कारक जैसे गैर प्राथमिक कार्य सेवा छात्रों के तेजी से बढ़ना, विज्ञान तकनीकी का विकास होना, उपनगरों का निर्माण होना, नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होना, बौद्धिकवादी जीवन शैली के प्रति बढ़ता लगाव, सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। ठीक है, तो ये ऐसे कारक हैं जो हमें मजबूर करते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग में बदलाव। दिन प्रतिदिन किस तरीके से भूमि उपयोग में बदलाव हो रहा है। देखो, मैंने अब तक की जो क्लास में पढ़ा है ना आज, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ याद करने का हो, और मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा कि इस क्लास को आपको तीसरी बार देखने की जरूरत पड़े। ना ही मेरे को ऐसा लग रहा कि इनके नोट्स बनाकर आपको याद करने की जरूरत पड़े, और ना ही मेरे को ऐसा लग रहा कि यदि यहाँ से क्वेश्चन बने तो उसे आप गलत करें। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो भाई पूछना, 24×7 अवेलेबल हूँ मैं आप सभी के लिए। भूमि उपयोग में बदलाव। भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है। सामान्य जमीन के भाग पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, चरागाह भूमि आदि में बांटा जाता है। ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 1930 में डडले स्टाम्प द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन में पहला भूमि उपयोग सर्वेक्षण 1930 में डडले स्टाम्प महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 5-7 लाइन खींच लो इसके कि ब्रिटेन में पहला भूमि उपयोग सर्वेक्षण सन 1930 में डडले स्टाम्प के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत के भूमि उपयोग से संबंधित जो मामले हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। ये वाला फैक्ट भी आप अच्छे से याद कर लेना। यह भूमि उपयोग मानचित्र को भी प्रकाशित करती है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल टाइप का पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। ये याद करने का कंटेंट है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना आप इन चीज़ों को। भूमि उपयोग में बदलाव संबंधित तथ्य। वर्तमान में नगरीय प्रवृत्ति के प्रसार से ग्रामीण अधिवासों वाली भूमि को कम किया जा रहा है। चरागाह क्षेत्र में कमी आ रही है, इससे जीवों का संरक्षण बाधित हो रहा है। ग्रामीण अधिवास एवं नगरीय अधिवास के विस्तार हेतु वन भूमि का बड़े स्तर पर विनाश हो रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, बाजार संचालन करने आदि आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव किया जा रहा है। बढ़ती आबादी के कारण भूभाग टुकड़ों में बंटने के साथ महंगी होती जा रही है। कृषि कार्य। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप पढ़ लेना, समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमि अधिग्रहण एवं समव्यवहार के बारे में। अब इसको हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कल वाली क्लास में, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इसको हम कल वाली क्लास में, और आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।